हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, आज ही थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो टर्मिनल एग्ज़ाम दिया हुआ है एमपी बोर्ड के बच्चों ने क्लास 10th का, उसका मॉडल आंसर। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने आया होगा, जिसमें 52 नंबर के क्वेश्चंस 1 और 2 नंबर के होंगे, बाकी क्वेश्चंस जो है 3 और 4 नंबर के होंगे। तो चलिए हम इसके मॉडल आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, उनको अपन हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवीकृत, अचक्रीय। अब अगर हम यहाँ पर 50-50 का इस्तेमाल करते हैं तो 50-50 में देखने में आता है कि ये मानवीकृत तो नहीं है और ना ही ये अजैव है। अब बचे पुनः पूर्ति योग्य और अचक्रीय। तो अचक्रीय मतलब ये तो चक्रीय है, बार बार आती है ऊर्जा समुद्र में, तो ये अचक्रीय भी नहीं है। अब बचा पुनः पूर्ति योग्य, यानी बार बार यह ऊर्जा, बार बार ज्वार समुद्र में उठता है, इस प्रकार का संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। यह क्वेश्चन पाठ के लास्ट में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आया है। जिन बच्चों ने यदि ई क्लासेस बाय मनीष सर का क्लास 10th का टर्मिनल एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए जो हमने मटेरियल डाला था या कंटेंट डाला था, उसको अगर देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सीढ़ीदार खेती हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर कौन सा राज्य है जो पहाड़ी राज्य है, बताओ आप? डेफिनेटली उत्तरांचल पहाड़ी राज्य है, इसलिए इसका उत्तर उत्तरांचल आएगा। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसको तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजन जो है वो किस आधार पर होता है? रोजगार की शर्तों पर या उद्यमों का स्वामित्व? यस, उद्यमों का स्वामित्व सही उत्तर है कि यदि सरकार का मालिकाना हक किसी उद्यम पर है, किसी उद्योग पर है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का कहलाएगा, और किसी निजी व्यक्ति का है तो वह निजी क्षेत्र का कहलाएगा। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आरक्षित आवास कहाँ पर है? तो ये तो गुजरात का गिर क्षेत्र है। आंख बंद करके इस उत्तर को आप लोगों ने लगा दिया होगा। भारत में शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? तो डेफिनेटली वन एंड ओनली संविधान के द्वारा होता है, किसी न्यायालय के द्वारा ये नहीं होता। न्यायालय बटी हुई शक्तियों को ये देखता है कि कोई भी संघ, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करे या बेजा इस्तेमाल ना करे। शासन शक्तियों का बंटवारा करता ही नहीं है, यानी उत्तर आएगा संविधान। वैसे ये जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह के विकल्पों से बचना चाहिए। आ गया, खैर कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं हुई है, क्योंकि पाठ में लिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 5 गुना वृद्धि हुई केवल, बस। दूसरा खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिकों का वस्तुओं के उत्पादन में योगदान नहीं होता। तृतीय क्षेत्र चूंकि ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। शोर नापने की इकाई डेसिबल। श्रीलंका में बहुसंख्यक भाषा सिंगली। नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में हारा? वाटरलू के युद्ध में। इसको 1815 में प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड ने मिलकर हराया था। इसको मेरे याद करने का जो तरीका है वह है पेयर, PARE। प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और इंग्लैंड। भारत में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य केरल है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 लाइनर आंसर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये तो 9th में भी आया हुआ है सवेरे टाइम। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 16वां था उस समय। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? फरवरी 1922 में हुआ। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण स्थगित कर दिया था, क्योंकि वे अहिंसात्मक आंदोलन चाहते थे और उसमें हिंसा हो गई थी। और इसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने विरोध भी किया था। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में
कई लोगों ने लिखा होगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो भी उत्तर सही है। संघीय शासन प्रणाली है, तो भी सही है। यानी आपने अगर लोकतंत्रात्मक लिखा है, गणतंत्रात्मक लिखा है, जनतंत्रात्मक लिखा है, लोकतंत्र में संघीय शासन प्रणाली लिखा है, सारे उत्तर आपके सही माने जाएंगे। चौथा, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है, पर्यावरण का खराब होना, दूषित होना कहलाता है। ऐसे वन जो विशेष ऋतु में, जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। NAS के क्वेश्चन पेपर को हल करते समय हमने इसको देखा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए इसके हम सीधे आंसर देखते हैं। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी के खराब हैं, ऐसे लोग सांप्रदायिक कहलाते हैं। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला, मतलब जो व्यक्ति जाति को ही श्रेष्ठ मानता हो, अपनी ही जाति को बेस्ट मानता हो, वो जातिवादी कहलाता है। और जो व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी से भेद ना करे, किसी से भेदभाव ना बनाए, वह कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। असिंचित भूमि यदि है तो सरकार को नहरों का निर्माण करना होगा। फसलों का मूल्य कम मिलता है तो सहकारी विपणन समिति जाना होगा। कर्ज भार यदि है तो कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर हम आते हैं। सत्य असत्य लिखिए। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। लोकतंत्र ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता। असत्य। GDP के मदों में वर्ष 2003 के तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच थी। असत्य। ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा कठिन प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स में से पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोगों ने पता नहीं क्या लिखा है। डीप स्टडी वाला एग्जाम मटेरियल, जिसने बहुत गहराई से ग्राफिक्स का अध्ययन किया है, वही इस प्रश्न को हल कर पाएगा। नहीं तो मैं इस प्रश्न को कक्षा 10 के स्तर से कठिन श्रेणी का प्रश्न मानता हूं। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। असत्य। ये नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। सत्य। कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। असत्य। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से मेहनत करवाना बेगार कहलाता है। यह सत्य है। बेगारी मतलब बिना पैसों की मजदूरी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। कल्पना दर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, अथवा रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? 2 अंक के प्रश्न है, तो सीधा आंसर लिखना है। कल्पना दर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि धरती पे उसका होना असंभव है, कल्पना दृश्य या यूटोपिया कहलाता है। रूढ़िवाद किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे? तो वे लोग राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति पर किसी विशेष वर्ग का हक और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। तो बाल्कन क्षेत्र के 2 प्रमुख राज्य, इतने सारे राज्य थे, आप लोग देख सकते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, इनमें से किसी भी 2 का नाम आप लिख दिए होंगे। उदारवाद किसे कहते हैं? उदारवाद विचारधारा उस समूह की विचारधारा कहलाती है जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता है और सभी को जगह देने में विश्वास रखता है और कानून के समक्ष सभी की समानता की बात करता है, वह कहलाता है उदारवाद। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अथवा भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? 2 कारण बताइए। तो बहिष्कार का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या उपाधि या किसी अन्य चीज का परित्याग करना, उसको त्याग देना। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का, उनकी उपाधियों का त्याग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह कहलाया बहिष्कार आंदोलन। इसकी रूपरेखा गांधी जी ने बनाई ताकि इससे अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाई जा सके। अब बात आती है अगले अथवा वाले प्रश्न की, आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न की। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इसके 2 कारण बताइए। तो भारतीयों के द्वारा संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी। तब लॉर्ड इरविन ने ब्रिटेन की सरकार को सजेस्ट किया कि, सलाह दी कि आप एक आयोग गठित कर दीजिए।
तो टोरी सरकार ने जॉन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग बना दिया, लेकिन इस आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को ये लगा कि ये तो हमारा अपमान है और बस इसीलिए भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके प्रमुख कारण यही थे। पहला कारण क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे। दूसरा कारण कि इसमें भारतीयों की योग्यता को नकारा गया था। अगला प्रश्न, दबाव समूह क्या है? निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। दोनों आंतरिक विकल्प में है। कोई भी प्रश्न अगर आप करते हैं, दोनों के आंसर यहाँ पर हैं कि दबाव समूह जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह कहते हैं। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद मतलब मेरा वचनी शासन, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो वह कहलाता है निरंकुश। और उस निरंकुश शासन व्यवस्था को चलाए रखने के जो समर्थक होते हैं, जो विचारधारा होती है, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। प्रश्न क्रमांक 10, सतत पोषणी विकास क्या है अथवा भू संरक्षण के उपाय बताइए। तो सतत पोषणी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ यह है कि हमारे द्वारा जो वर्तमान में किसी भी पर्यावरणीय संसाधन का उपयोग किया जा रहा है उसका ऐसा उपयोग करें कि भविष्य में हमारी संतानों के लिए वह उपलब्ध रहे और संसाधनों का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। भू संरक्षण के दो उपाय, पहला वृक्षारोपण और दूसरा चारागाहों का समुचित प्रबंधन। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं अथवा राष्ट्रीय आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो किसी राष्ट्र की संपूर्ण आय में उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या का भाग दे दें, जो भी प्राप्त होता है, जो औसत आय प्राप्त होती है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश या राष्ट्र की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं अथवा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसके अंतर्गत लोग कार्य में संलग्न रहते हुए रोजगार में लगे हुए प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में वे लोग बेरोजगार होते हैं, यह कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। द्वितीय क्षेत्र की बात करें हम तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में बदला जाता है, ये सीधे प्रकृति से उत्पादित ना होकर इन्हें निर्मित किया जाता है, यह क्षेत्र कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता किंतु उत्पादन क्रिया में ये सहयोगी होता है, इस क्षेत्र में मानसिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 13, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए। उत्तर पहला हम जैव विविधता का देख लेते हैं। जैव विविधता दो शब्दों के संयोग से बना है, एक जीवन और दूसरा विविधता, अर्थात सजीव जगत की विविधता जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात सम्मिलित तो होते हैं, जीव विविधता से संबोधित किया जाता है। मानव के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन बच्चों ने जल दुर्लभता वाला प्रश्न किया है तो उसका उत्तर इस तरह होगा, जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी और इसके कारण है जल की बढ़ती मांग अथवा उसका असमान वितरण। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 14वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा अथवा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिखिए। हालांकि ये कुछ 2 अंक के प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। तो असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, तो उत्तर इसका आएगा कि असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर रिपोर्ट लिखना हो तो ये आपके सामने दी हुई है, इस तरह से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा भारतीय संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती है, इसका एक विशेषता, और बेल्जियम से नहीं मिलती उसकी एक विशेषता बताइए। तो सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं, क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा किसी न किसी सामाजिक समुदाय का नेतृत्व करते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उत्तरी आयरलैंड में लंबे समय से जाति और राजनीतिक टकराव की स्थिति रही। अंत में 1998 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और हिंसक आंदोलन समाप्त हुए। युगोस्लाविया का दूसरा उदाहरण जहां पर सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का अंत सुखद नहीं रहा, अंततः देश का विभाजन हो गया। अब यदि हम बेल्जियम के साथ भारत की तुलना करें तो भारत ने भी बेल्जियम की तरह
केंद्र सरकार की शक्तियों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया है, ये तो समान गुण हो गए। लेकिन जो काम नहीं अपनाया वो ये है कि भारत में बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकारों का प्रावधान नहीं है, अपितु समुदाय विशेष के लिए कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया अथवा भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो मैंने आपको बताया कि फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम के एक गांव में पुलिस थाने में भीड़ ने जाकर पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए। अहिंसात्मक रूप से जो आंदोलन चल रहा था उसमें हिंसा आ गई। गांधी जी को बुरा लगा, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए किया क्योंकि रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित किया गया और भारत में अंग्रेजों के विरोध के दमन के लिए यह कानून लाया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील का एक्ट माना गया, जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा और बेमतलब राजनीतिक बंदी बनाए जाने के भय से चिंतित रहने लगे। अतः भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, बोलेविया में जन आंदोलन क्यों हुआ, 3 कारण बताइए, अथवा जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 3 बिंदु लिखिए। यह प्रश्न तिमाही परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम घोषित किया गया था उस पाठ्यक्रम से हटकर है, क्योंकि तिमाही परीक्षा के राजनीति विज्ञान में यह 5वां अध्याय है, जबकि 4 अध्यायों के प्रश्न पत्र पूछे जाने थे। यह प्रश्न अध्याय 5 जनसंघर्ष और आंदोलन अध्याय का है, जो कि तिमाही परीक्षा के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। फिर भी आपको इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। इसमें विद्यार्थियों को वैसे तो 3 अंक का बोनस मिलना चाहिए। खैर, जो भी है आपका स्कूल डिसाइड करेगा। यहाँ पर आपका स्कूल, आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करना है। इसके उत्तर इस तरह होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट करो, अथवा जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर को जब हम लिखेंगे तो बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर, यह कक्षा 9 में भी परीक्षा में आया हुआ था और आपसे भी ये सवाल पूछ लिया गया है। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी का मामला है, ये आपको बहुत अच्छे से बनता होगा। अब भारत के प्रमुख जल स्रोत की बात करें तो भारत जल संसाधन में बड़ा समृद्ध देश है। यहाँ पर नदियों का जाल बिछा हुआ है, भूमिगत जल धारण करने वाले विशाल जलोढ़ बेसिन हैं। फिर भी अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है, कहीं पर सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, इसलिए जल स्रोतों की उपलब्धि में भी अंतर आता है। फिर भी भारत में जो जल स्रोत हैं वे हैं पृष्ठीय जल के रूप में नदी, तालाब, झील, भौम जल के रूप में नलकूप और कुआं, महासागरीय जल के रूप में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का जल भी भारत के काम का है और वर्षा जल मिलता ही है। प्रश्न क्रमांक 19, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 प्रावधान लिखिए। तो धारणीयता से अभिप्राय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, मतलब भविष्य की पीढ़ी को उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, यही धारणीयता युक्त विकास कहलाता है। धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक देश में बेरोजगारी, गरीबी, असमानता खत्म नहीं हो जाती तब तक विकास माना नहीं जाएगा और साथ ही बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगर हम आर्थिक वृद्धि करते हैं तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, पहला। दूसरा, इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। तीसरा, इसमें मशीनों द्वारा काम पर रोक लगाया गया है। चौथा, इसमें यदि रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, अथवा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो नेपोलियन की संहिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 माही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा सभी में पूछा जाएगा। ये नेपोलियन की संहिता, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके कई प्रकार से आंसर हो सकते हैं कि नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन के राजनीतिक सुधार, नेपोलियन के आर्थिक सुधार, नेपोलियन के सामाजिक सुधार। इस तरह से आप 4 सुधारों में डिवाइड कर सकते हैं और आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि नेपोलियन के सुधार निम्नलिखित थे। पहला,
जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। दूसरा, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का नियम लागू किया। तीसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा, प्रशासनिक विभाजन सरल किया। पांचवा, सामंती व्यवस्था खत्म की। छठवां, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सातवां, कारीगरों की श्रेणी संघों का दबदबा समाप्त कर दिया। आठवां, यातायात और संचार व्यवस्था सुधारी। नौवां, किसानों, मजदूरों, कारीगरों को अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता दी। इस तरह से आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। बाल्कान क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कान का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन इसके अंतर्गत जो देश थे, एक दौर ऐसा आया जब ऑटोमन साम्राज्य बिखरने लगा। हालांकि ऑटोमन साम्राज्य ने इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह अपने विघटन को रोकने में सफल नहीं हुआ। एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ये सब आज़ाद होते गए। आज़ादी के बाद ये देश जो थे अपनी अपनी सीमाओं के विस्तार में लग गए और उसकी वजह से पड़ोसी देशों से इनका झगड़ा हो गया और वह तनाव बढ़ने लगा। इनके बढ़ते तनाव को देखकर बड़ी यूरोपीय शक्तियां भी इनके बीच में कूद पड़ी। मतलब बिल्लियों के झगड़े में बंदर भी कूद पड़े और इस तरह से बाल्कान क्षेत्रों का तनाव और ज़्यादा उग्र हो गया और अंततः जाकर विश्व युद्ध के रूप में हमको ये सामने दिखाई पड़ा। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। अथवा कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला हैं। अब बताइए इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ है? तो पहले नमक यात्रा की बात कर लें। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध था नमक यात्रा, क्योंकि गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन का नाम ही नमक आंदोलन पड़ा। इसके अंतर्गत गांधी जी ने कुछ गिने चुने साथियों के साथ दांडी नाम की एक जगह पर गए जो समुद्र के किनारे था। वहाँ पर पानी समुद्र का गर्म किया, उबाला और नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। नमक जो है स्वतंत्रता के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा गया, क्योंकि नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था और नमक कर को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के दमनकारी पहलू बताया और इसी को सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य नमक कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से वे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना भरना चाहते थे। इसलिए उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था नमक यात्रा। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए आप सिविल नाफरमानी मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में यदि आप एक महिला के रूप में हिस्सा लेते हैं तो आपके जीवन में यह जो अनुभव है यह क्या अर्थ लेता है? तो पहला, एक महिला होने के नाते इस आंदोलन में भाग लेना ही अपने आप में पुरुषों की बराबरी पर आ जाना था। दूसरा, महिला पर्दा प्रथा का त्याग करके संघर्ष करने के लिए घर से बाहर आ जाती, यह बहुत बड़ा परिवर्तन होता। सामाजिक बुराइयां जैसे नशा, दहेज, भ्रूण हत्या के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व करती, सामाजिक अन्याय के प्रति कानूनों का उल्लंघन कर अपनी शक्ति का परिचय देते और राष्ट्रीय सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना वे जीवन के बड़े अर्थों में तब्दील हो जाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 22, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जो आपके आसपास दिखते हों, अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो उत्तर आएगा कि मेरे गांव में पर्यावरण गिरावट के प्रमुख उदाहरण जो मैंने देखे हैं वे निम्नलिखित हैं। एक, मेरे गांव की नदी सूख चुकी है, अब उसमें वर्ष भर पानी नहीं बहता। दूसरा, मेरे गांव के आसपास पेड़ पौधों की बहुत सारी संख्या थी जो बचपन में मैं देखता था, अब कम रह गए हैं। मेरे खेत में नलकूप में पानी आना बंद हो गया है क्योंकि भूजल स्तर नीचे चला गया। बचपन में दिखने वाले जानवर, पक्षी जैसे गिद्ध, चील, ये तो लगभग गायब ही हो गए हैं, जबकि गौरैया और कौवा भी अब कम दिखाई देते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की स्थिति की तुलना अगर हम करें तो संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति की सुरक्षा नहीं होती, कभी भी रोजगार जा सकता है। संगठित क्षेत्र को सरकारी नियम कायदों का पालन करना होता है, असंगठित क्षेत्र में भी नियम कायदे होते हैं लेकिन उनका पालन कड़ाई से नहीं होता है। ऐसी तमाम बातें हैं जो आपको लिखी हुई यहाँ पर दिख रही हैं। अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र व अन्य क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण दें अथवा
व्याख्या करें कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो सबसे पहले तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आता है। जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे प्राथमिक में कृषि, वानिकी, पशुपालन ये आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। तृतीय क्षेत्र में मानसिक श्रम की जरूरत पड़ती है, जबकि उन दोनों क्षेत्रों में शारीरिक श्रम की और मशीनरी श्रम की। तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, लेकिन उन दोनों क्षेत्रों में वस्तु का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर, टीचर ये होते हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में किसान इत्यादि और द्वितीय क्षेत्र में श्रमिक या उद्योगपति होते हैं। इस तरह से हम इनके तुलनात्मक अध्ययन को देख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से राष्ट्र के आर्थिक विकास में क्या योगदान मिला? तो देश की आज़ादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि सार्वजनिक क्षेत्र लोगों के साथ मिलकर काम करे, और ऐसा हुआ भी। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत के सभी लोगों के लिए सड़कें, पुल, रेलवे इत्यादि ज़रूरत की चीज़ें, इनके लिए विभिन्न तरीक़ों से धन जुटाया गया और लोगों की सेवा पर इनको खर्च किया गया। सरकार द्वारा रेलवे, नौवहन, हवाई जहाज़, मेट्रो और स्थानीय रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जिसका खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है और सुविधा सभी को मिलती है। भारत की सरकार उचित मूल्य पर अनाज भी उपलब्ध कराती है, जिससे कम आय वर्ग के लोगों को सहायता मिलती है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग निजी रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वो बहुत महंगी होगी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा जब ये सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो यह सस्ती और सुलभ हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। इस प्रकार आप लोगों ने कक्षा 10वीं के टर्मिनल एग्ज़ाम मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए जो दिए हैं उनका मॉडल आंसर आप लोगों ने देखा। अब यदि आप लोगों को इसकी PDF कॉपी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसकी लिंक को क्लिक कर देना है, आपको उसका PDF मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।